Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of March 2023। 27 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर स्पीशीज़। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इनमें से इंडिकेटर स्पीशीज़ कौन से हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द क्वेश्चन टू यू। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको बनता है तो डालिएगा, नहीं बनता तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड सवाल है, व्हाट इज़ अ बायोटोप। व्हाट इज़ अ बायोटोप। 4 ऑप्शन अगेन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बायोटोप बेसिकली एक एरिया होता है, इट्स अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन। मतलब एक ही तरीके की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसका जो एक कंप्लीट एरिया हो गया, जैसे एक पूरा एरिया हो गया, इसमें यहाँ पे हर पार्ट पे एक ही तरीके की इकोलॉजिकल कंडीशंस है अगर, तो ये बायोटोप कहलाएगा। कुल मिलाकर के जैसे हम हैबिटेट बोलते हैं ना, हैबिटेट या इकोसिस्टम टाइप की चीज़ें, उसी को कहीं कहीं ना कहीं बायोटोप बोलते हैं। तो बायोटोप बेसिकली एक यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशन का एरिया होता है। जैसे मान लो गर्मी है तो गर्मी गर्मी हर एरिया में पड़ रही है आसपास के, तो वो वाले एरियाज आपका बायोटोप कहलाएंगे, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल्स का, प्लांट लाइफ का, बेस्ड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इट हैज़, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप यू विल रिमेंबर इट, ठीक है ना। हालांकि बायोटोप को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के लिए नहीं जाना जाता। इट इज़ बेसिकली जैसे नेबरिंग पार्क हो गया, बैक गार्डन हो गया, छोटे एरिया पे लिया जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लिया जाता है, बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल पे नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। इट्स नॉट अ मैक्रोस्कोपिक थिंग, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक थिंग। लेकिन मतलब हाँ, उस एरिया में जो भी कंडीशन रहेगी वो सेम रहेंगी। अगला जो सवाल है वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के रिगार्डिंग। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला लिखा है नॉन मॉनिटरी असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, दूसरा है डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तीसरा है इंडेक्स ऑफ द एरिया ऑफ अ प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। इकोसिस्टम जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है बेसिकली, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द एरिया ऑफ अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का इंडेक्स होता है कि उसमें कितने रिसोर्सेज का यूज़ होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड एसिमिलेट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड। एंड एक तो पहले तो आपको रिसोर्सेज को मतलब जैसे उस इकोसिस्टम में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, प्लस वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट है उसका एसिमिलेशन कैसे हो सकता है, इस पूरे के लिए कितना प्रोडक्टिव इकोसिस्टम को कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, वो पूरा इकोसिस्टम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बताता है। तो ये 3 सवाल हो गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं पीआईबी के और दूसरे, वो हम देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि तंजानिया में मारबर्ग वायरस का केस देखने को मिला है। तंजानिया में मारबर्ग वायरस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इबोला जैसा वायरस है। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोगों से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि मारबर्ग वायरस ये इबोला जैसा है या नहीं है। एक स्टेटमेंट तो मान के चलो। तो मारबर्ग वायरस यस इबोला जैसा वायरस है। ये वायरल हीमोरेजिक फीवर कॉज करता है, ठीक है ना। और इसका जो एजेंट है वो है मारबर्ग वायरस डिसीज़, मारबर्ग वायरस जो है वो कॉज करता है मारबर्ग वायरस डिसीज़। एंड इसमें जो फर्टिलिटी रेशियो है वो फर्टैलिटी मतलब मौत 88% तक चांसेस हैं मौत होने के, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अच्छी पेशेंट केयर करते हो तो उसको कम भी किया जा सकता है ना। मारबर्ग एंड इबोला वायरस दोनों जो है वो फिलोवरिडी फैमिली यानी फिलो वायरस कैटेगरी के हैं, फिलोवरिडे फैमिली के हैं, फिलो वायरस हैं। एंड क्लिनिकली दोनों डिसीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। द इबोला एंड मारबर्ग वायरल डिसीज़ आर क्लिनिकली सिमिलर, याद रखिएगा। ट्रांसमिशन की बात करो तो ह्यूमन मारबर्ग वायरस डिसीज़ इन्फेक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइंस और केव्स इनहेबिटेड बाय रोसेटस बैट कॉलोनीज। तो ऐसी मतलब केव्स या माइंस में जब आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रखते हो जो कि रोसेटस बैट कॉलोनीज़ द्वारा ऑक्यूपाई की गई हो, रोसेटस बैट कम्युनिटीज़ द्वारा, तो फिर आपको मारबर्ग वायरस डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है वाया डायरेक्ट, जैसे कि स्किन से, म्यूकस से, मेम्ब्रेन से, ब्लड सिक्रीशन से, बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू, इनसे हो सकता है। एंड बेडिंग क्लोथिंग के थ्रू भी फैल सकता है ना, कंटेमिनेटेड विद द फ्लूइड्स, अगर वहाँ फ्लूइड्स गिर गए होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
तंजानिया ने कंफर्म किया है कि फर्स्ट एवर आउटब्रेक है मार्बर्ग वायरस का, विच इज़ अ हाईली कंटेजियस एंड डेडली वायरल डिसीज़। तो आप याद रखिएगा इसको। अगली जो रिपोर्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क इसको निकालता है। और इसमें फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर, फिनलैंड। एंड द रिपोर्ट इज़ बेस्ड अपॉन द डेटा फ्रॉम द मेन लाइफ इवेल्युएशन क्वेश्चंस लाइक, मतलब अलग अलग पोल्स होते हैं, गैलप वर्ल्ड पोल हो गया है, इन सब के पोल में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब इसमें 10 जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ है उसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे, इजराइल नंबर 4 पे, नीदरलैंड नंबर 5 पे है, ठीक है ना। फिर स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब भी हैं। एंड यहाँ पे टॉप 10 में एकमात्र जो नॉन यूरोपियन कंट्री थी वो थी न्यूजीलैंड। याद रखें, न्यूजीलैंड वॉज दी ओनली नॉन यूरोपियन कंट्री टू मेक इन द टॉप 10। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वो है 136, है ना, मतलब 136 से इम्प्रूव होकर के 126, सॉरी 126 है हमारी पोजीशन, ठीक है ना। पहले हमारी पोजीशन थी 136, अब हमारी इम्प्रूव हो गई है 126 हो गई है इंडिया की पोजीशन, ठीक है ना। इंडिया इज नाउ, बट अभी भी इंडिया पीछे है अपनी नेबरिंग कंट्री से, जैसे नेपाल हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे पीछे हैं हम। तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, 126 हो गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। निकालता कौन है, SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसको निकालता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक तीसरी जो न्यूज़ है वो है लेक नेट्रॉन, याद रखिएगा, लेक नेट्रॉन is a fascinating natural wonder located in the Arusha region of Tanzania। तंजानिया के अरूशा रीजन में ये है ये लेक नेट्रॉन, और ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लेक है। इट्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसके कुछ कारण हैं, पहले तो एक याद रखिएगा, इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल बहुत ही अलग कलर की है ये, है ना। तो क्रिम्सन वाटर है, एल्कलाइन क्रिम्सन है, पहला फीचर हो गया। दूसरा ये एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन वाटर है इसका, हाईली एल्कलाइन वाटर, इसीलिए चूँकि ये हाईली एल्कलाइन है देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। और एक तो मिथ भी चलता है इसमें कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म जाता है वो स्टोन यानी पत्थर का हो जाता है, कि ये भी मिथ है। तो लेक नेट्रॉन याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, दोनों तंजानिया का भी और लेक नेट्रॉन का भी। तो अगर आप तंजानिया देखें तो अफ्रीका में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, हालांकि आप लोग देख लेंगे, मैप में ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। एंड तंजानिया जो है, तंजानिया यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर, देखो केन्या के साथ, यहाँ पे बुरुंडी है, युगांडा है, रुआंडा है, इनके साथ भी कर रहा है, ज़ाम्बिया है यहाँ पे, याद रखिएगा, केन्या हो गया, युगांडा, रुआंडा, बुरुंडी, ज़ाम्बिया हो गया, यहाँ पे मालावी हो गया, दिस इज़ मालावी एंड दिस इज़ मोज़ाम्बिक, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ये सारे फैक्ट्स याद रखना है आपको। और यहाँ पे कुछ लेक्स जो मैं आप बता रहा था, यहाँ पर ऐसे एक्चुअली यहाँ पर ही है, लोकेशन ये है ना, बट इसमें लिखा नहीं है नेट्रॉन के बारे में। मैं आपको अभी दूसरा मैप दिखाऊंगा जिसमें नेट्रॉन भी दिखाएगा। एक ये लेक विक्टोरिया ज़रूर याद रखना, जिसमें युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, उसको कवर कर रही है ना। तो ये लेक विक्टोरिया ज़रूर आप याद रखिएगा। एंड दिस इज़ द थिंग। दूसरा मैं आपको मैप दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द अनदर मैप, जिसमें कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यू कैन सी इट हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस वाज द केन्या वाला पोर्शन, मैंने आपको दिखाया था, ये केन्या है, ये लाइन बनी है, उसके नीचे आपका लेक नेट्रॉन है, ठीक है ना। दिस इज़ द लेक नेट्रॉन, और यहाँ पे याद रखिएगा ऑल डोनियो लेंगाई, ये आपको दिख रहा है, ऑल डोनियो लेंगाई, दिस इज़ द पार्ट। एंड नाउ आई विल शो यू समथिंग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लोकेशन इज़ देयर। यहाँ पे देखो लिखा है, इट्स अ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, ऑल डोनियो लेंगाई, दिस इज़ द नेम ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, जिस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इतना एल्कलाइन क्यों है ये, इतना एल्कलाइन इसलिए क्योंकि इसमें डिपॉजिट्स हैं सोडियम कार्बोनेट के, विच इज़ देयर, एंड एक्सट्रीमली कॉस्टिक वाटर है इसका, एक्सट्रीमली कॉस्टिक वाटर। एंड ये कॉस्टिसिटी आती है नेट्रोकार्बोनाइट्स के द्वारा। नेट्रोकार्बोनाइट एक कार्बोनाटाइट लावा है विच इज़ फाउंड इन दिस वॉल्केनो ओनली। तो कार्बोनाटाइट लावा है, नेट्रोकार्बोनाटाइट, याद रखेगा, नेट्रोकार्बोनाटाइट, इसीलिए इसको लेक नेट्रॉन बोलते हैं, नेट्रोकार्बोनाटाइट के कारण, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये कॉस्टिसिटीज़ की एल्कलाइन नेचर बहुत ज़्यादा है, pH वैल्यू ओवर 10.5 है।
अगली जो न्यूज़ है वो है अंकटाड यानी कि UNCTAD की एक रिपोर्ट के नाम के कारण। तो ये रिपोर्ट का नाम है ट्रिपल थ्रेट। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज़ ट्रिपल थ्रेट। और एक्चुअली ये ट्रिपल थ्रेट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये तीन चीज़ों को ट्रिपल थ्रेट बोला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखिएगा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड देन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि ये जो AI, IoT और EV है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के रूप में आगे आएंगी। और ये जो है जो टेक्नोलॉजिकली जो डिस्क्रिमिनेशन है कंट्रीज़ के बीच में, उसको और ज़्यादा बढ़ा देगी। जो गैप है, टेक्नोलॉजी गैप है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ तो बिल्कुल तैयार ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे ये फोटोग्राफ देखो दिख रहा है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का है, विच इज़ बिल्ट एट हाइट ऑफ 359 मीटर्स ओवर द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। एंड ये जो चेनाब रेलवे ब्रिज है, इट इज़ द पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये किसका पार्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का है। ये कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्ट करेगा, कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, ठीक है ना। सारस क्रेन टर्न्स अल्बाट्रॉस अराउंड यूपी मैंस नेक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सारस क्रेन के बारे में बता दूँ। सारस क्रेन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्रस एंटीगोन, ग्रस एंटीगोन याद रखिएगा। एंड इसका जो लिस्टिंग है वो शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। एंड IUCN रेड लिस्ट बुक में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। सारस क्रेन इज़ द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा वर्ल्ड की ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। प्रेडोमिनेंटली ग्रे प्लमेज होता है इसमें, विद अ नेकेड रेड हेड एंड अपर नेक एंड पेल रेड लेग्स। इट्स अ सोशल क्रिएचर विच इज़ फाउंड मोस्टली इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 to 4। दे आर नोन टू मेट फॉर लाइफ विद अ सिंगल पार्टनर। इसका जो ब्रीडिंग सीजन है coincides with heavy rainfall in monsoon. The nests are constructed on water in natural wetland or in flooded paddy fields. And usually a clutch has only 1 or 2 eggs which are incubated by both parents for the period of 26 to 35 days, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स एज वेल। आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ बिल्कुल बढ़ सकते हैं और हम आते हैं अब वी कम टू द एडिटोरियल पार्ट। अब यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो है मेकिंग सेंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा MP। अब यहाँ पर बात चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्वालिफिकेशन जो राहुल गांधी जी का हुआ है। सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 उनका स्पेसिफाई करता है वेरियस ऑफेंसेस जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के अलग अलग वो लिए हैं। उसमें अगर आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे, क्लॉज 3 पढ़ेंगे ऑफ दिस सेक्शन 8 का, तो उसमें कहते हैं कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन दोज मेंशन्ड इन द अदर 2 clauses and sentenced for not less than 2 years shall be disqualified from the date of conviction, shall be disqualified from the date of conviction. However, पहले क्या था, सेक्शन 4 में एक एग्जेम्पशन भी दिया हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो सिटिंग मेंबर होता है उसको इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, उसको 3 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वो अपील कर सके और अपील के जजमेंट का वेट कर सके। बट ये जो एक केस था लिली थॉमस, 2013 का बहुत फेमस केस है, द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वहाँ पे इसको अल्ट्रा वायर्स कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सिटिंग और नॉन सिटिंग कैंडिडेट का। एंड यहाँ पे सबको इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है, लिली थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। ऑथर ने कहा कि ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो हमारा लेजिस्लेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। कैंडिडेट और एक सेलेक्टेड MP में देखो अंतर होता है। ऑथर का ये कहना है कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों को सेम फुटिंग में रखें। कैंडिडेट अभी आया नहीं है पावर में, लेकिन जो आपका MP है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप उसको इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई करते हो, मतलब आप पूरी की पूरी जो एक कंस्टिट्यूएंसी है उसको उसके लीडर के अलावा, मतलब लीडर से हटा दिया आपने उसको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ठीक है कह रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो वर्डिंग है, अगर आप क्लोजर रीडिंग करेंगे तो वो लिखा है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है ना। द रीडिंग विल रीड दैट इट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ऑथर ने कहा शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब कि देयर शैल बी अथॉरिटी ऑल्सो। अब वो अथॉरिटी कौन है, विच अथॉरिटी विल डू दैट, ये
कौन सी अथॉरिटी करेगी डिस्क्वालिफिकेशन? तो ऑथर ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 101 पढ़ें, 101 अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं या आर्टिकल 103 पढ़ते हैं फॉर दैट मैटर, आर्टिकल 103, ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 103 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन के, है ना। मेंबर हैज़, मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है ना। तो अब ऑथर ने कहा है कि अगर आप 103 पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सिटिंग मेंबर के केस में जो कन्विक्शन है और डिस्क्वालिफिकेशन है, इट्स नीड टू बी टेकन इफेक्ट आफ्टर द ड्यू इंटरवेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑथर ने कहा है कि तो इन केसेस में प्रेसिडेंट का क्यों इंक्लूजन नहीं किया गया, प्रेसिडेंट से क्यों डिस्कस नहीं किया गया और क्यों लोकसभा की जो नॉर्मल कम्युनिक है उसमें डाल दिया गया कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग इग्नोर्ड एंड कोर्ट भी कई बार इस तरह की चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। एंड ऑथर ने वही कहा है कि देखो क्या है, कुछ स्टैब्लिश्ड लीडर्स होते हैं, कुछ आपको स्टैब्लिश्ड बड़े नेताओं के केस में आपको समझना चाहिए कि उनका रहना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कीप द रूलिंग पार्टी इन टो, है ना। तो आप अपोजिशन के जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके ही लीडर्स को हटा देंगे इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, एपिलेट बॉडीज़ हैं, तो एपिलेट बॉडी अगर वहाँ पे काम कर रही है तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था। तो ऑथर ने वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड ये इशू ऑथर ने कहा कि रिफ्लेक्ट किया जाता है। दूसरा ऑथर ने कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन के ऊपर ही एक पूरा सवाल उठाया जाता है। कोई व्यक्ति मतलब जो पार्टी की इलेक्टोरल इस तरीके के बयानबाजी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मजाकिया के रूप में कही जाती हैं। अब आप नॉर्मल ह्यूमन में अगर 2-2 साल की सज़ा देने लगोगे तो इसका तो बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट होगा ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड कोई भी पार्टी अपोजिशन के उसमें कुछ बोल ही नहीं पाएगी फिर तो दिस थिंग हैज़ बीन डन बाय दिस आर्टिकल, इन दिस आर्टिकल। अंडरस्टैंडिंग द IMF बेल आउट्स। तो IMF आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी रिसेंटली श्रीलंका को जिसकी इकोनॉमी मतलब स्ट्रगल कर रही है उसको $3 बिलियन देने की बात की है, बेल आउट देने की बात की है। IMF का बेल आउट कब नेशंस मांगते हैं? ऑब्वियस सी बात है जब उनके करेंसी क्राइसिस हो जाती है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है या फिर उनकी इकोनॉमी बिल्कुल इतनी ध्वस्त हो जाती है कि उनकी एक्सचेंज वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है, उनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है, तो वो पे नहीं कर पाते जो अपने इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें, तब जाकर के IMF की ज़रूरत पड़ती है। IMF अब कैसे हेल्प करता है कंट्रीज़ को? पैसा दे करके, ऑब्वियस सी बात है। और ये पैसा ज़्यादातर स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि SDR के फॉर्म में रहता है। SDR एक बास्केट है जिसमें 5 करेंसीज़ हैं। 5 करेंसीज़ कौन कौन से? US की डॉलर, यूरोपियन यूनियन की यूरो, चाइनीज़ युआन या रेनमिनबी जिसको बोलते हैं, जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये अलग अलग जो करेंसीज़ हैं वो मिल करके SDR बनाता है, SDR का बास्केट बनाता है। IMF जो है वो मतलब ट्रबल्ड इकोनॉमी को स्टडी करता है, उसके बाद देखता है कि कितना उसको देना है, उसके बाद वो देता है। बट ये जो बेल आउट है ये ऐसे फ्री में नहीं आता, इसके साथ आती हैं कंडीशंस, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनैलिटी क्लॉज आते हैं और वो कंडीशनैलिटी क्लॉज बहुत सारे रहते हैं और कई बार जो लेने वाली कंट्रीज़ उनकी हालत खस्ता हो जाती है। IMF का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। एक्चुअली ब्रेटन वुड्स नाम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1944 में, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन बनते हैं, एक तो आपका IMF कहलाता है और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक कहलाता है ना। तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी आप याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगला है व्हाई हैज़ तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज स्कूल्स। अब यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट किया है तमिलनाडु ने अपने बजट में 23-24 के, जिसमें उन्होंने कहा है कि द स्कूल्स रन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर सो लॉन्ग दे विल बी मर्ज्ड नाउ, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करने की बात की है। किन स्कूल्स को मर्ज करने की बात की है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यस किन स्कूलों को मर्ज करने की बात की है। तो दीज आर द स्कूल्स रन बाय आदि द्रविडर एंड ट्राइबल वेलफेयर ADTW, बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, फॉरेस्ट एंड हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो है ये मर्ज किए जाएंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। एंड लगभग 1834 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करने की बात की जा रही है,
ठीक है। तो अब ये मर्जर क्यों किया जा रहा है? दिस इज़ बीइंग मर्ज्ड द टू अचीव द गोल ऑफ सोशल जस्टिस। पहली चीज़, द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, इन स्कूल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एंड एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या इन स्कूल्स में अभी जो एजुकेशन क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है, काफ़ी पुअर कैटेगरी की है। तो जब इनको आप मेन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होंगे, टीचिंग जो टीचर्स के क्राइटेरिया है वो इम्प्रूव होंगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर, एंड यहाँ से फिर इनके लिए इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अभी रिसेंटली ई कॉमर्स जायंट जो अमेज़ॉन है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 321 मिलियन किलोग्राम उसने प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट केवल इतना रिलीज़ किया उसने, है ना। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूके बेस्ड स्टार्टअप है जो कि इम्पीरियल कॉलेज इन लंदन में है। उसने क्लेम किया है कि दे हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी दैट कुड आल्टर द स्टेट ऑफ प्लास्टिक्स एंड मेक देम बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि प्लास्टिक्स का जो नॉर्मली अगर आप प्लास्टिक की बात करें तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। लेकिन इनका ये कहना है यूके बेस्ड स्टार्टअप का कि ये प्लास्टिक्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर सकते हैं, प्लास्टिक्स के स्टेट को अल्टर कर सकते हैं और उनको बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। एंड द कंपनी कॉल्स दिस प्रोसेस, मतलब कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल करना, ये प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि ये फिर कोई वेस्ट नहीं बचेगा, दैट इज़ अ थिंग। एंड ये टेक्नोलॉजी जो है ये को डेवलप की गई इंपीरियल कॉलेज इन लंदन यूके एंड अ ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पोलीमैटेरिया। तो पोलीमटेरिया याद रखिएगा, ये दोनों ने मिलकर के बनाया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप फूड पैकेजिंग में कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं। दीज आर द टू प्राइम सेक्टर्स दैट कुड यूज़ दिस टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द वेस्ट, एंड इंक्रीज इन कॉस्ट इज़ रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द कन्वेंशनल प्लास्टिक। कन्वेंशनल प्लास्टिक के रेफरेंस में जो इंक्रीज इन कॉस्ट है वो बहुत कम है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर, फूड पैकेजिंग एंड हेल्थ केयर। Now, is this being used in India? So, some well-known Indian firms in food and packaging industries deploy such technologies, and within healthcare and pharma industries, this technology provides biodegradable solutions for non-woven hygiene products like diapers, sanitary napkins, facial pads. इस यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। All these things are there. I hope you will remember it. इसको आप याद रख सकते हैं। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू प्लाई ऑन वर्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था आज अभी, हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज जो है ये 1.3 किलोमीटर का है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। इट विल बी अ लिंक ऑफ कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया, एंड जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको भी बहुत ज़्यादा कम, 3.5 घंटे से लगभग कम कर देगा। ऑकस फोकस ऑन सबमरीन टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नो रूम फॉर फोर्थ नेशन। यहाँ पे क्लियर किया है ऑस्ट्रेलिया ने, यूके और यूएस ने कि ऑकस जो है इसमें दो पार्ट हैं। ऑकस में एक तो आपका है फर्स्ट इज़ सबमरीन डेवलपमेंट, एंड एक सेकंड पिलर है फॉर ब्रॉडर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन वेयर देयर इज़ अ रूम फॉर कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है ना। सबमरीन टेक्नोलॉजी में तो कोई रूम नहीं, उनका ये कहना है सबमरीन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में तो कोई रूम नहीं है, बट यहाँ पे हाँ सबमरीन टेक में रूम नहीं है, बट एक सेकंड पिलर है जो कि ब्रॉडर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है वेयर देयर इज़ अ रूम फॉर कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है ना। तो ये सेकंड पिलर जो है ऑकस का, उसमें इंडिया को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन जो सबमरीन एंगल है वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। पिलर 2 जो है इट इज़ फॉर ब्रॉडर टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, क्वांटम, और ये है, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर मोर पार्टनर्स इस केस में। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मनरेगा के जो वेज रेट है वो रिवाइज़ किए जा रहे हैं 23-24 से, तो अभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो मनरेगा के फेयर जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अभी हाईएस्ट जो फेयर मिल रहे हैं वो हरियाणा में है 357 रुपये, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोएस्ट फेयर हैं 221 रुपये मनरेगा वर्कर्स के, और ये रेट्स जो हैं वे ये बढ़ाए जाएंगे, 7 से लेके 26 रुपये की रेंज में ये रेट्स बढ़ेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा।
न्यू स्पीशीज ऑफ मोरे ईल नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है न्यू स्पीशीज ऑफ मोरे ईल एट मुदासालोडाई फिश लैंडिंग सेंटर। ये कुड्डालोर कोस्ट के पास है, मुदासा लोडई फिश लैंडिंग सेंटर। तो इस स्पीशीज़ का जो एक्चुअली साइंटिफिक नेम है वो जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुएंसिस यानी तमिलनाडु के ऊपर रखा गया है। एंड जो कॉमन नेम है इसका वो तमिलनाडु ब्राउन मोरे रखा गया है। तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल की वेराइटी, ये भी याद रखेगा। इसरो ने 36 वन वेब सैटेलाइट्स को अभी स्पेस में डाला है, ऑर्बिट में डाला है। तो अभी रिसेंटली LVM-3 के साथ जो हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट है हमारा, याद रखिएगा, उसमें इसरो ने लगभग 36 वन वेब सैटेलाइट्स को ऑन बोर्ड किया संडे के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड वन वेब कहाँ की कंपनी, तो ये यूके की कंपनी, याद रखिएगा। वन वेब जो कंपनी है वो यूके की है। एंड इसके साथ कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, NSIL का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जिसमें कि वैसे तो 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। एंड फर्स्ट सेट जो है वो 36 सैटेलाइट्स का वो लॉन्च किया गया है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इट इज़ LVM-3M2 वन वेब इंडिया वन मिशन, वन वेब इंडिया वन मिशन। एंड ये आप याद रख सकते हैं। एंड ये 6th फ्लाइट थी LVM-3 की। एंड द रॉकेट हैज़ 5 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशंस, जिसमें से चंद्रयान-2 भी एक मिशन है, याद रखिएगा। एंड ये वन वेब में 36 सैटेलाइट्स पुटअप किए गए हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। LVM-3 हमारा क्या है, हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट है। एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर गगनयान कंप्लीट द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ क्रू ट्रेनिंग। अब यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किए गए हैं इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान के लिए। उन्होंने अपना पहला सेमेस्टर क्रू ट्रेनिंग का कंप्लीट कर लिया है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में है, वहाँ पर ये चीज़ हो रही है। इसके पहले ये लोग रशिया भी गए थे 2020 में, जहाँ पे इन्होंने अपने बेसिक जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की थी। एंड इसके अलावा आप रखें जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फ्रॉम अ डजन ऑफ पायलट्स। ये IAF के स्टैंड बाय पायलट्स हैं, है ना, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। एंड रशिया में इनका गागरिन आपका कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर जा कर के इनका बेसिकली वो किया गया था। एंड गगनयान प्रोजेक्ट इनविसाजेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग अ क्रू ऑफ 3 members to an orbit of 400 किलोमीटर फॉर अ 3 day मिशन। 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर पे ले जाया जाएगा क्रू ऑफ 3 members, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। हॉन्डुरस establishes ties with China, leaving Taiwan with fewer partners। अब ताइवान को छोड़कर हॉन्डुरस ने अब चाइना को गले लगा लिया है और कहा है कि अब हम वन चाइना प्रिंसिपल भी मानेंगे और तालिबान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, है ना। तो अब ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, आप सबको पता है। इसके पहले निकारागुआ, पनामा और आपका कोस्टा रिका भी थे, उन्होंने भी बीजिंग को रिकॉग्नाइज़ किया और ताइपी यानी ताइपी जो उसकी कैपिटल है ताइवान की, उसके साथ अपने टाइज तोड़ दिए थे। एंड ताइवान के कम मेंबर बचते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि अब ताइवान को भी जल्दी ही चाइना मिलिटरली उसको अपने अंदर में ले लेगा, क्योंकि जैसे जैसे सपोर्ट कम होता जा रहा है ताइवान के लिए, चाइना के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो ऐसे मानती हैं ताइपी को। उसमें से कुछ हैं नाउरू, तुवालू, पलाऊ, पैसिफिक के कुछ आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स हो गए। इसके अलावा आपको बेलीज, ग्वातेमाला, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि मानते हैं, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा इंडिया भी नहीं मानता है, याद रखिएगा इंडिया भी वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है और USA भी वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है। ये दोनों ही आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा ना, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं मानता वन चाइना प्रिंसिपल को, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ और ही कर देगा चाइना। अगला है मूर्स लॉ। एक आया था मूर्स लॉ। तो मूर्स लॉ क्या है मैं आपको बता दूं। 1965 में डॉक्टर मूर जो कि इंटेल के को फाउंडर थे, गॉर्डन मूर इंटेल के कॉरपोरेशन के को फाउंडर थे, उनका ये कहना था 1965 में उन्होंने कहा था कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स on an integrated circuit, number of transistors on an integrated circuit would double every 2 year। याद रखिएगा हर 2 साल में, डबल एवरी 2 year, विल डबल एवरी, पहले 1 साल बोला था लेकिन फिर बाद में चेंज कर दिया था। तो द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट वुड डबल एवरी 2 year। ये मूर्स लॉ है जो कि कहता है, तो ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।